फरवरी का पहला सप्ताह और साल 1859। हिंद के सितारे नेपाल के जंगलों और पहाड़ों में छिपकर किसी भी बेहतर मौके की तलाश में थे। इसी बीच नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने नेपाली क्षेत्र को खाली करने की राजाज्ञा पारित कर दी। अंग्रेजी सेना और नेपाल की सेना की संयुक्त कार्रवाई से क्रांतिकारी दांग व देवखुर के जंगलों में सिमट कर रह गए। खाद्यान्न की कमी पहले से ही थी, रही सही कसर जंगलों में फैली महामारी ने पूरी कर दी। महामारी के भयंकर प्रकोप से पशु पक्षी तक मरने लगे। हजारों क्रांतिकारी जूड़ी बुखार और मलेरिया से मरने लगे। महामारी से बचने के लिए जंगल से जो भी बाहर आए वो अंग्रेजों अथवा नेपाल की सेना से मारे गए। बहुत से क्रांतिकारियों ने परिस्थितिवश समर्पण कर दिया। बेगम ने नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर के संरक्षण में काठमांडू में प्रवास करना तो स्वीकार कर लिया, पर अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने को वो राजी न हुई। वहीं गोंडा के महाराजा देवीबख्श सिंह और नाना साहब को परिस्थितियां तनिक भी हिला न सकी। वे किसी भी शर्त पर समर्पण के लिए तैयार होंगे। नमस्कार, आज हम खड़े हैं दांग नेपाल स्थित रतननाथ मंदिर पर, जो कि राजा देवीबख्श सिंह और नाना साहब के अमर बलिदान का जीता जागता गवाह है। आप देख रहे हैं घाघरा पार, जिसमें हम आपको बताएंगे हिंद के सितारों की अमर गाथा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। 4 फरवरी 1859 को नेपाल सीमा के बाकी स्थान से मेजर बारो ने गवर्नर जनरल को सूचना भेजी कि बागी अब नेपाल की सीमा में एकत्र हैं, जो हमें कभी भी संकट में डाल सकते हैं। उनकी संख्या लगातार घट रही है, पर अब भी उनके पास 20 तोपें हैं। बेगम सभी क्रांतिकारियों को लेकर तुलसीपुर से मान नाला होते हुए महादेवा पहाड़ पहुंची, जहां से वे सोनार पर्वत पर चढ़कर आगे जाना चाहती थी। उनके साथ नाना साहब, बालाराव, राजा देवीबख्श सिंह, राजा हरदत्त सिंह, महोना के राजा दिग्विजय सिंह, राणा बेनीमाधव, राजा नरपत सिंह, राजा जोत सिंह, ठाकुर गुलाब सिंह व अन्य प्रमुख लोग थे। नेपाल के कैप्टन वीरबंजन बांजी ने भारत सरकार के गवर्नर जनरल को नेपाल में मौजूद 50 प्रमुख लोगों की सूची भेजी। बेगम का नाम इस सूची में सबसे ऊपर था। नेपाल पहुंचने के बाद से राणा जंग बहादुर ने क्रांतिकारियों को शरण देने से साफ मना कर दिया। साथ ही पत्र के माध्यम से अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का दबाव भी बनाया। पत्र में बेगम व उनके सहयोगियों को चिताया गया कि यदि आप लोग मेरे देश की सीमा में रहेंगे अथवा शरण लेंगे तो अंग्रेजों से हुई संधि के अनुसार गोरखा फौजें आप पर हमला करके युद्ध करेंगी। अतः आप लोगों को चिताया जाता है कि यदि आप लोग अपनी जान और इज्जत बचाना चाहते हैं तो अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दें। बेगम ने राणा जंग बहादुर को ब्रिजेश कद्र की ओर से एक जवाब भेजा कि मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि मेरे पूर्वजों से नेपाल सरकार के मध्य संबंधों के अनुसार जब मैं तथा मेरी सेना और मेरे तालुकेदार आपके पास पहुंचेंगे तब आप शरण देने से इनकार नहीं करेंगे। सिर्फ इसलिए मैं पक्के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं। इसके बावजूद नेपाल नरेश का रुख नहीं बदला। वे क्रांतिकारियों के लिए रुकावटें पैदा करते रहे। इधर बेगम के साथ नाना साहब, बालाराव, राणा बेनीमाधव, राजा देवीबख्श सिंह व अन्य प्रमुख नेता कलकत्ता पर आक्रमण कर नवाब साहब को मुक्त कराने के पक्ष में थे। क्रांतिकारी नेपाल के रास्ते बंगाल पहुंचकर नवाब साहब को छुड़ाना चाहते थे और उन्हें अनुमान था कि नवाब साहब के आज़ाद होते ही पूरा अवध एक बार फिर से सशस्त्र क्रांति के लिए उठ खड़ा होगा। किंतु नेपाल के राजा की ओर से किया जाने वाला रूखा व्यवहार क्रांतिकारियों के इरादे को कमजोर कर रहा था। क्रांतिकारियों का काफिला राणा जंग बहादुर के कड़े रुख को अनसुना कर बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। राणा जंग बहादुर ने अपने रुख को और कड़ा करते हुए कुछ अंग्रेजी टुकड़ियों को क्रांतिकारियों पर सैनिक कार्रवाई कर वापस नेपाल की सीमा में लौट जाने की अनुमति दे दी। नेपाल के ब्रिटिश रेजिडेंसी के इंचार्ज ने 18 फरवरी को भारत सरकार के विदेश विभाग को सूचित किया कि शीतल घाट के पास मुठभेड़ में ब्रिगेडियर हार्सफोर्ड ने शत्रुओं पर आक्रमण कर भारी नुकसान किया है तथा उनकी 14 तोपें छीन ली हैं। महाराजा जंग बहादुर ने 23 फरवरी को 1859 को दोबारा पत्र लिखा कि यदि आप मेरे देश में रहना जारी रखेंगे तो अंग्रेजों से हुई संधि के अनुसार हम आप पर हमला कर देंगे। यदि आप अपने हथियार त्याग देते हैं या भारी रकम अदा करते हैं तब भी आपको नेपाल में शरण नहीं मिलेगी। अभी तक क्रांतिकारी अपनी सेनाओं के साथ तराई के जंगलों में ही इधर उधर भटक रहे थे। नेपाल सरकार कड़ी नज़र बनाए थी कि वे तराई से पहाड़ों पर न चढ़ने पाए। पहाड़ों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे क्रांतिकारियों को कंचनखोल चौकी पर नेपाली सेना ने गोली चलाकर रोक दिया, जिसमें कई क्रांतिकारी मारे गए। राणा जंग बहादुर की धमकी अब सही दिखने लगी थी। कैप्टन बालाराव ने भी राणा जंग बहादुर से पत्राचार कर अंग्रेजों के सम्मुख समर्पण करने से साफ मना कर दिया। ऐसी स्थिति में राणा जंग बहादुर की ओर से कहा गया कि आप लोगों को इधर से नेपाली सेनाएं मारेंगी और उधर से अंग्रेज। इसके साथ ही नेपाली सेनाओं ने भी सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। गोरखा सेनाओं द्वारा किए जाने वाले सशस्त्र अवरोध से क्रांतिकारियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया। वे पहाड़ों पर चढ़ने में असमर्थ होने लगे। गोरखों की सैनिक कार्रवाई और मुठभेड़ में राणा बेनीमाधव अपने साथियों सहित मारे गए।
क्रांतिकारियों को नेपाल से इतनी निराशा की अपेक्षा कभी नहीं थी। राणा जंग बहादुर के आदेश से नेपाल के नागरिकों को शरणार्थियों की मदद करने पर दंडित किया जाने लगा। मजबूर होकर क्रांतिकारियों को पुनः तराई के जंगलों में आबादी से दूर होना पड़ा। जिस स्थान पर राणा बेनीमाधव से नेपाली सेना की मुठभेड़ हुई थी, नेपाल सरकार ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए अभिलेखों में उस स्थान का नाम कालाकाटे, काले भारतीयों के काटे जाने का स्थान लिखा। गवर्नर जनरल और ब्रिटिश आर्मी के चीफ सर कोलिन कैम्बेल की कूटनीति लगभग सफल रही। उसने अपनी कूटनीति के चलते नेपाल के राजा को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया था। परिणामवश क्रांतिकारियों को पर्वतीय आबादी वाले क्षेत्रों से ढकेलकर तराई के जंगलों में कर दिया गया। दांग और देवखुर के जंगलों में उस समय महामारी फैली हुई थी। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर से गवर्नर जनरल को इस बात की जानकारी पहले से ही थी। गवर्नर जनरल का पूर्वानुमान था कि क्रांतिकारी जितना जंगल की ओर बढ़ते जाएंगे वे महामारी का शिकार होते जाएंगे। मलेरिया और जूड़ी से दांग क्षेत्र में जीव जंतु और पक्षी तक मर रहे थे। अंग्रेजों ने भाग्यवश यह अपेक्षा भी की थी कि नेपाल और अंग्रेजी फौजें भले ही बागियों का समर्पण न करवा पा रही हों, पर महामारी से अनायास ही मरने से पहले ये लोग अवश्य समर्पण कर देंगे। क्रांतिकारियों के लिए बड़ी विकराल समस्या थी। उनके पास रसद बिल्कुल सीमित ही बचा था। वे आबादी से दूर जंगलों में पहुंच रहे थे, जहां की जलवायु में कौवों को भी जूड़ी आती थी। धीरे धीरे सभी के हौसले पस्त होने लगे। 17 अप्रैल 1859 को बुटवल के गवर्नर बद्री सिंह ने बेगम को पत्र लिखा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि तराई क्षेत्रों में सैनिक सफाई कर अंग्रेजी फौजें वापस जा चुकी हैं। यदि आप अपने लोगों के साथ अपने देश वापस जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। आपको यहाँ शरण नहीं मिलेगी। आप जाइए और अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दीजिए। आपके रुतबे के अनुसार आपको सहूलियतें दी जाएंगी और मैं आपको सुरक्षा के साथ गोरखपुर भिजवा दूंगा। कुछ दिनों के बाद बेगम ने इस पत्र का उत्तर दिया कि यह प्रस्ताव उस समय भेजा गया है जब मेरा बेटा मलेरिया से ग्रसित है। मुझे नहीं मालूम कि वह बचेगा अथवा मरेगा। ऐसे में आप लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं। मैं सोचूंगी और आपके प्रस्तावों पर बाद में उत्तर दूंगी। अंत में उन्होंने समर्पण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मम्मू खां बेगम के सबसे करीबी व नवाबी सरकार के प्रमुख व्यक्ति थे। तराई के जंगलों में अंग्रेजों के साथ बातचीत व समर्पण संबंधी कूटनीतिक प्रयास में वे अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें वापस आने ही नहीं दिया। परिस्थितियों ने क्रांतिकारियों को बेगम के प्रति अविश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। मम्मू खां द्वारा किए जा रहे प्रयास को प्रथम दृष्टया सभी क्रांतिकारियों ने बेगम की मर्जी मान लिया। इस तरह के अविश्वास ने बेगम और क्रांतिकारियों के बीच में भी मतभेद पैदा कर दिया। मम्मू खां की गिरफ्तारी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें काला पानी की सजा देकर अंदमान भेज दिया। बेगम ने पत्र के माध्यम से राणा जंग बहादुर को अवगत कराया कि वे अंग्रेजों के समक्ष समर्पण न करने की बात पर अडिग हैं। यदि राणा जंग बहादुर उन्हें शरण नहीं देते हैं तो वे मरने के लिए तैयार हैं, किंतु अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं करेंगी। बेगम राणा से आमने सामने बातचीत कर उनका रुख जानना चाहती थी। ऐसी स्थिति में बेगम के प्रति कोई हिंसात्मक कार्रवाई न करने का आदेश नेपाल के राजा ने दे दिया। राणा जंग बहादुर को बेगम के साथ आए हीरे जवाहरात और संपत्तियों का भी अनुमान था, इसलिए उसने बेगम को सूचना भिजवाई कि यदि वे नेपाल में रहने के लिए अडिग हैं तो उन्हें ऐसी अनुमति दी जाएगी। राणा जंग बहादुर की ओर से मिले हल्के आश्वासन के बाद भी क्रांतिकारियों के पास इस बात का ठोस सबूत नहीं था कि बेगम अंग्रेजों के मित्र राणा जंग बहादुर के संपर्क में हैं। लेकिन जब बेगम बुटवल में नेपाली सेना के कमांडर निरंजन माझी से मिलने गईं तो क्रांतिकारियों का समूह उन पर अविश्वास करने लगा। निरंजन माझी के सम्मुख जब बेगम गईं तो उन्हें राणा जंग बहादुर के तमाम संदेश दिए गए। उन्हें बताया गया कि अंग्रेजों को इस बात की सूचना है कि बागियों द्वारा नवाब को छुड़ाने के लिए योजना बनाई जा रही है। अंग्रेज ऐसे किसी भी प्रयास के पूर्व ही नवाब साहब को कलकत्ता में ही मार देंगे। अब भी यदि आपका इरादा अंग्रेजों से युद्ध करने का है तो इस दुनिया का कोई भी राजा अथवा बादशाह आपको शरण नहीं देगा और मृत्यु ही आपका अंत है। बेगम आखिरकार एक महिला थी। अंग्रेजों की कूटनीति का जो दबाव नवाब साहब नहीं झेल पाए, वे सालों से वही दबाव झेल रही थीं। धीरे धीरे परिस्थितियों के आगे उन्हें भी अपना रुख बदलना पड़ा और नवाब साहब और ब्रिजेश कद्र की चिंता ने उन्हें राणा जंग बहादुर की बातें मानने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने राणा जंग बहादुर को लिखा कि वे अंग्रेजों की दुश्मन नहीं हैं और ना ही उन्होंने और ना ही ब्रिजेश ने किसी भी अंग्रेज की हत्या करवाई है अथवा आदेश दिया है। लखनऊ में सैनिक विद्रोह के बाद तालुकेदारों ने उसके बेटे को गद्दी पर बैठने के लिए मजबूर किया था। यदि वे ऐसा न करती तो तालुकेदार उनकी व उनके बेटे की हत्या कर देते। बेगम के रुख में नरमी देखकर राणा जंग बहादुर ने बेगम को मिलने के लिए काठमांडू बुला लिया। बेगम ने राणा जंग बहादुर से अकेले में मुलाकात की तथा हीरे जवाहरात भेंट की। राणा जंग बहादुर ने बेगम को काठमांडू में रहने की अनुमति देकर नेपाल सरकार की ओर से 1500 रुपये मासिक पेंशन निर्धारित कर दी। बेगम ब्रिजेश कद्र के साथ अपने 800 अंगरक्षकों को लेकर काठमांडू में रहने लगी। कुछ दिन बाद बेगम ने काठमांडू के बाहर बर्फबाग नाम का एक महल बनवाया।
शहर के बीचों बीच चौक में एक मस्जिद और इमामबाड़ा का भी निर्माण उन्होंने करवाया। अंग्रेजों को बेगम का नेपाल के राजा के यहाँ शरणार्थी होना और क्रांतिकारियों से खुद को बेदखल कर लेना बहुत अच्छा लगा। अंग्रेजों ने बेगम के समर्पण करते ही अवध की लड़ाई के समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा कर दी। अंग्रेजों द्वारा की गई इस घोषणा से बागियों के हौसले लगभग पस्त हो गए। राजा देवीबख्श सिंह और नाना साहब अपने लोगों को आधा सेर चावल पर पोषित होने की प्रेरणा दे रहे थे, किंतु महामारी के बढ़ते प्रकोप से अधिकांश लोग काल के गाल में समाये जा रहे थे। खाद्यान्न एवं आर्थिक तंगी की समस्या भी विकराल रूप लेती जा रही थी। इन सब परेशानियों से परे भारतीय सैनिक नेपाली सेना और अंग्रेजों की सेना की सैनिक कार्रवाई में मरते जा रहे थे। चारों तरफ से मार झेल रहे क्रांतिकारी अब बेहद निराश थे। ऐसी स्थिति में वे महारानी विक्टोरिया की क्षमादान की घोषणा और सशर्त घर वापसी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। विषम परिस्थिति अक्सर लोगों का इरादा बदल देती है। लोग यह समीक्षा भी करने लगे कि अब क्रांति का सूर्य बिल्कुल अस्त हो चुका है। हमें जंगल में महामारी से मरने के बजाय अंग्रेजों के सम्मुख समर्पण कर देना चाहिए, जिससे हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। विचारों की इसी उधेड़बुन ने जून 1859 में रेहुआ, भिंगा और तिपराहा के तालुकेदारों ने अपने सैन्य बल के साथ मेजर बारो के कैंप में आकर समर्पण कर दिया। इसके बाद समर्पण की होड़ मच गई। ताश के पत्तों की तरह क्रांतिकारी ढह गए और क्रांति का सूर्य फिलहाल के लिए अस्त हो गया। नाना साहब, बालाराव और राजा देवीबख्श सिंह को परिस्थितियां तनिक भी डिगा न पाईं। इन लोगों ने अंग्रेजी सेना, नेपाली सेना, महामारी, भूखमरी जैसी कठिनाइयों में से किसी के भी आगे घुटने नहीं टेके। नेपाल के जंगलों में इन जैसे महान अनगिनत क्रांतिकारियों की मृत्यु किस प्रकार से हुई, यह आज भी शोध का विषय बना हुआ है। अंग्रेजों के सरकारी अखबार टाइम में 21 जनवरी 1860 को राजा देवीबख्श सिंह, नाना साहब और बालाराव के निधन की खबर छापी गई, जिसमें इन सब की मृत्यु का कारण मलेरिया बताया गया। पर गोंडा में राजा देवीबख्श सिंह की मृत्यु की खबर को उनके अनुयायी लगातार झुठलाते रहे, जिसकी कहानी हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए घाघरा पर।